let me continue my running topic thermochemistry and thermodynamics. मैं thermochemistry and thermodynamics समझा रहा था और thermodynamics की कुछ basic terminology we were dealing with that, we are discussing that. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो समझ लिया था सिस्टम सराउंडिंग, 3 types of system: open system, closed system, isolated system. Thermodynamic state variables. Thermodynamic state variables were pressure, volume and temperature, and thermodynamic quantities. हमने 4 thermodynamic quantities introduce करी थी: internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy. हमने सिर्फ नाम बताए थे, उनके रिप्रेजेंटेशन बताए थे, क्या होते हैं या कुछ भी नहीं बताया था. इसके बाद मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मैंने समझाया था कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी मे हैव आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. फिर मैंने डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस वी हैव गॉट 2 टाइप ऑफ प्रोसेस, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. इस तरह से 8 तरह के प्रोसेस हो गए: आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक रिवर्सिबल, आइसोकोरिक इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल. फिर हमने समझाया था थर्मोडायनामिक फंक्शंस. थर्मोडायनामिक फंक्शंस में हमने बताया था कि एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज थर्मोडायनामिक फंक्शन. Change in internal energy, change in enthalpy, change in entropy, change in Gibbs free energy. These are the thermodynamic functions. Thermodynamic functions may be categorized in 2 categories, either thermodynamic state function or thermodynamic path function. इस तरह से हमने 2 तरह के thermodynamic function बताए थे. मैंने कहा था change in internal energy, change in enthalpy, change in entropy, change in Gibbs free energy. यह सब थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है. वर्क डन और हीट ट्रांसफर यह पाथ फंक्शन है. मैं बड़े एलाबोरेट में इन सभी बातों को समझाऊंगा. और फिर मैंने थर्मोडायनामिक ग्राफ बताए थे. मैंने यह बताया था 4 तरह के ग्राफ हम बनाएंगे: पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ और एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. यह 4 ग्राफ हम बनाएंगे. और जो लास्ट आर्टिकल मैंने करवाया था दैट वाज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. मैंने कहा था एनी प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब अस द थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम वुड बी टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. मैंने कहा था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मे बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी. इट मे बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट मे बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Intensive property means any property which is independent of mass, and extensive property means any property which is dependent on mass. यह सारी चीज मैंने बता दी थी. मैं थर्मोडायनामिक्स को एग्जैक्टली उसी पॉइंट से फर्दर कंटिन्यू करता हूं. अब मैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा और थर्मोडायनामिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले जिस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को मैं समझाऊंगा दैट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी we denote it either by capital E or we denote it by capital U. This is the first thermodynamic quantity जिसे मैं डिटेल में एलाबोरेट में समझाता हूं. पूरे थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय हम जगह जगह पर इंटरनल एनर्जी टर्म इस्तेमाल करेंगे. नाउ एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम हैव गॉट 100 टाइप्स ऑफ एनर्जी. किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के पास ढेर सारी तरह तरह की एनर्जी होती है. लेट मी नेम few of them. Kinetic energy. Now once again, kinetic energy may be due to translation or kinetic energy may be due to rotation. Potential energy.
Potential energy may be due to position. Potential energy may be due to shape, size and geometry. Vibrational energy, lattice energy, mass energy, nuclear energy, coulombic energy, bond energy. मैं कहता हूं सैकड़ों तरह की एनर्जी होती है जो किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के पास में होती है। अब क्या इन सभी एनर्जी को हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहेंगे? नहीं। इंटरनल एनर्जी इंक्लूड ऑल दोस एनर्जी विच गवर्न द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। बड़े ध्यान से इस बात को समझे। इंटरनल एनर्जी इंक्लूड ऑल दोस एनर्जी विच गवर्न टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। कोई सी भी एनर्जी को बढ़ाने से यदि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड की जानी चाहिए, और यदि किसी एनर्जी को बढ़ाने से टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो वो इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ ऑल दोस एनर्जीज विच गवर्न टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब it's impossible to determine absolute value of internal energy of any system at any state। किसी भी सिस्टम का किसी भी स्टेट पर इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन कर पाना, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कमेंट कर पाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे पूछूं इफ दिस चॉक इज अ सिस्टम then what is internal energy of this chalk? You can't answer it। आप इसका जवाब कभी भी नहीं दे सकते कि इस चॉक की इस स्टेट पर इस समय क्या इंटरनल एनर्जी है। इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एट एनी स्टेट, बट one can always determine change in internal energy of any system during any process। किसी भी सिस्टम का किसी भी प्रोसेस के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी सिस्टम इज इनिशियली एट स्टेट 1 हैविंग इंटरनल एनर्जी ऑफ E1 एंड टेम्परेचर ऑफ T1। कोई सिस्टम इनिशियली स्टेट 1 पर है और इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है और टेम्परेचर T1 है। वंस अगेन, T1 कैन बी मेजर्ड बट E1 कैन नेवर बी मेजर्ड, इट कैन नेवर बी डिटरमाइंड। नाउ सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑकर्स। सिस्टम के साथ कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है और यह सिस्टम किसी स्टेट 2 पर चला जाता है और स्टेट 2 पर इसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो जाती है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। नाउ व्हाट डू आई मीन? फॉर एग्जाम्पल, गरम चाय ठंडी हो जाती है। गरम चाय का ठंडा होना यह एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। जब वह चाय गरम थी तो वह स्टेट 1 पर थी, उसका कुछ टेम्परेचर T1 था, उसका कुछ इंटरनल एनर्जी E1 था। जब वह चाय ठंडी हो गई, ठंडी हो जाने के बाद वह चाय स्टेट 2 पर आ गई। नाउ दिस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट ऑकर्ड विद दैट सिस्टम। उसका टेम्परेचर अब T2 हो चुका है, उसका इंटरनल एनर्जी अब E2 हो चुका है। हम कहते हैं सिस्टम का चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1। इस सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट्स E2 माइनस E1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। प्रोसेस किसी भी तरह का हो, लाइक जमीन पर फैले हुए पानी का इवापोरेट हो जाना, दैट इज अ प्रोसेस। गरम चाय का ठंडा होना या स्वेटिंग, दैट इज अ प्रोसेस।
एनी द प्रोसेस में बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का प्रोसेस हो सकता है. हम कहते हैं E1 और E2 तो नहीं पता लगाया जा सकता, मगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट कैन बी कमेंटेड ऑन. वी यूज्ड टू से change in internal energy is directly proportional to change in temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ही ज्यादा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. डेल्टा E is directly proportional to delta T. Also I'll say delta E is directly proportional to mass of system. जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब जितना अधिक सिस्टम का मास होगा उतनी ही अधिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. एंड वन कैन ऑलवेज से डेल्टा E is directly proportional to mass into delta T. मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा सकता हूं, इधर एक इक्वालिटी साइन रख सकता हूं और साथ में कांस्टेंट. फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जीज MS delta T. For solids and liquids, change in internal energies MS delta T. Here S is specific heat of liquid and solid. S is, it's a constant for any liquid, it's constant for any solid, it's specific heat for solid or liquid. How we used to define specific heat? मैं उसको रिकॉल करा दूं. Specific heat is heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade for 1 gram of mass. If we take 1 gram of mass, 1 ग्राम मास लिया जाए तो उस 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जो भी कुछ हीट देना पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट. डेल्टा E is MS delta T. Delta T is change in temperature and M is the mass of solid or liquid. For gases, we used to say change in internal energies NCV delta T. Here N is moles of gas and CV is molar specific heat of gas at constant volume. This is molar specific heat of gas at constant volume. Constant volume पर गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट. We used to say internal energy is a thermodynamic quantity. Internal energy एक thermodynamic quantity है. While change in internal energy, this is a thermodynamic function. जब कोई प्रोसेस हुआ, जब सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हुआ, जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, तो जो भी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, that change in internal energy is a thermodynamic function. Now observe that this thermodynamic function, its value depend only on initial and final temperature.
इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि यह प्रोसेस कैसे हुआ है। वह चाहे ठंडी हुई है, तेजी से ठंडी हो गई, धीरे धीरे ठंडी हुई, किस रेट से ठंडी हुई, किस तरह से ठंडी हुई, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इस बात से है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है। और उस चेंज इन टेम्परेचर को हमने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एडॉप्टेड बाय द सिस्टम, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। हेंस delta E is a state function. Delta E is a state function. State function means a function whose value depend only on initial and final state and does not depend on the intermediate situation of the system. ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। इस जगह पर एक और बात मैं बता देता हूं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इन दैट केस फाइनल टेम्परेचर वुड बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। इन दैट केस डेल्टा टी वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। चेंज इन टेम्परेचर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ऐसी कंडीशन में इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा ई इज एम एस डेल्टा टी और डेल्टा ई इज एनसीवी डेल्टा टी, इन दैट केस डेल्टा ई वुड ऑल्सो बिकम अ पॉजिटिव वैल्यू, which means that E2 would be greater than E1. इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। इट इंप्लाई दैट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। यदि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एंड वाइस वर्सा, डेफिनेटली इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, T2 would be less than T1, final temperature would be less than initial temperature. Delta T, which is T2 minus T1, would be a negative value. In that case, delta E would be a negative value. In that case, E2 would be less than E1. Internal energy would also decreases. टेम्परेचर का बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर का घटना मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। जब हम रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल लेकर आए, क्लासरूम में रखे और वह ठंडे पानी की बोतल धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, रूम टेम्परेचर पर आ रही है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वो बोतल इनिशियली लेस इंटरनल एनर्जी पर थी, उसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और उसका टेम्परेचर बढ़ गया और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। यदि हमने गर्म चाय रख दी तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल ऑलवेज यूज इन ऑर्डर टू राइट इंटरनल एनर्जी चेंज of any system during any process. Remember, m is the mass of solid or liquid that is in our system, and s is specific heat, specific heat of solid or liquid. Specific heat की definition में दोबारा बोल देता हूं। Specific heat is heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade for 1 degree mass, for 1 gram mass. Specific heat is heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade for 1 gram mass. That is constant for any solid, for any liquid, and delta T is change in temperature. This expression would be used for solid and liquid, while for gas
we'll apply this expression NCV delta T. N is moles of gas, CV is molar specific heat of gas at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देना होगी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. इट्स अ स्टेट फंक्शन. नाउ अनदर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दैट आई विल एक्सप्लेन इज हीट. लिखिए पहले इसको.